पाइथन कंट्रोल स्टेटमेंट का मतलब क्या है? देखिए, स्टेटमेंट का मतलब तो पाइथन का जब हम प्रोग्राम बनाते हैं, जो जितने भी हम लाइंस लिखते हैं, उन सारी लाइंस को हम स्टेटमेंट कहते हैं। उसमें से कुछ एक्सप्रेशन भी होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो एक्सप्रेशन होता है वो भी एक तरीके का स्टेटमेंट ही है। सो जो स्टेटमेंट्स की जो एग्जीक्यूशन पाइथन में होगी, वो तीन तरीके से एग्जीक्यूशन उनकी हो सकती है। वन इज कॉल्ड सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन, वन इज कॉल्ड सेलेक्टिवली एग्जीक्यूशन, एंड वन इज कॉल्ड इटरेटिवली एग्जीक्यूशन। सिक्वेंशियल के बारे में मैंने बताया था कि अगर आपके प्रोग्राम में 5 लाइन है, तो सबसे पहले लाइन 1 एग्जीक्यूट होगी, फिर लाइन 2 होगी, फिर लाइन 3 होगी, फिर लाइन 4 होगी, फिर लाइन 5 होगी। मतलब सीक्वेंस में काम होगा, ठीक है। किसी प्रकार की जंपिंग नहीं होगी कि लाइन 1 एग्जीक्यूट होने के बाद लाइन 3 हो जाएगी, फिर लाइन 7 हो जाएगी। मतलब इस तरीके का कोई जंप नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूशन जो पाइथन के प्रोग्राम की होती है, वो सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन ही होती है। और एक एग्जीक्यूशन होती है सिलेक्टिवली एग्जीक्यूशन, जहाँ पर आप पर्टिकुलर स्टेटमेंट को सिलेक्ट कर पाएंगे। और ये जो सिलेक्टिवली एग्जीक्यूशन हम करेंगे, ये कंडीशन वाइज भी कर सकते हैं या अनकंडीशन वाइज भी कर सकते हैं। तो किस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना है, तो आप वहाँ पर कोई कंडीशन दे सकते हैं कि अगर कंडीशन ये ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। मतलब किसी स्टेटमेंट की एग्जीक्यूशन डिपेंड करेगी किसी कंडीशन के ऊपर। या अनकंडीशनल एग्जीक्यूशन भी हो सकती है। मतलब सिलेक्टिवली, मतलब किसी स्टेटमेंट को हम सिलेक्ट करेंगे तभी जाके एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। इटरेटिवली का मतलब यहाँ पर रिपीटेटिव एग्जीक्यूशन से है। अगर किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को बाय डिफ़ॉल्ट हम देखेंगे कि प्रोग्राम में जितने भी स्टेटमेंट होते हैं, वो सारे स्टेटमेंट एक ही बार एग्जीक्यूट होता है। अगर एक प्रोग्राम को आपने एग्जीक्यूट किया, तो उस प्रोग्राम के अंदर जितने स्टेटमेंट हैं, तो हर स्टेटमेंट एक एक बार सीक्वेंस वाइज एग्जीक्यूट होता है। अगर किसी स्टेटमेंट को आप मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूशन करवाना चाहते हैं, तो उसको हम कहते हैं इटरेटिवली। ऐसी कभी कभी हमारे पास नीड होती है, जब हम चाहते हैं कि एक स्टेटमेंट मेरा 10 बार एग्जीक्यूट हो, 15 बार हो, 20 बार हो, समथिंग लाइक दिस। दिस इज कॉल्ड इटरेटिव इटरेशन, और वी कैन ऑल्सो कॉल्ड इट लूपिंग, ठीक है। सो ये सिलेक्शन और लूपिंग, ये दोनों कंसेप्ट हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं, पाइथन के अंदर भी है, और कई सारे लॉजिक बनाने में ये हमको इस्तेमाल आते हैं। सो देखिए, कंट्रोल जो कंस्ट्रक्ट है दो तरीके के हो सकते हैं, एक हो सकते हैं कंडीशनल, एक हो सकते हैं अनकंडीशनल। मतलब कंडीशन के बेस पर हम पर्टिकुलर स्टेटमेंट को सिलेक्ट करेंगे, तो वो सिलेक्शन की बात हो गई, इटरेशन की बात हो गई। अनकंडीशनल कंट्रोल कंस्ट्रक्ट भी होते हैं, जो जिनमें हम कोई कंडीशन स्पेसिफाई नहीं करते और हम स्टेटमेंट को जंप करवा सकते हैं या पर्टिकुलर स्टेटमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए पास, ब्रेक, कंटिन्यू, एग्जिट और क्विट ये यूज होते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए ये सिलेक्शन के बारे में बता ही दिया। 3 टाइप के कंट्रोल स्टेटमेंट पाइथन के अंदर हो सकते हैं, सिलेक्शन, इटरेशन एंड देन जंपिंग स्टेटमेंट। सिलेक्शन स्टेटमेंट आर ऑल्सो नोन एज ब्रांचिंग स्टेटमेंट, दे आर ऑल्सो नोन एज डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पर डिसीजन मेकिंग भी होती है। इटरेशन इज ऑल्सो नोन एज लूपिंग स्टेटमेंट। जंपिंग मतलब जंप कर सकते हैं विदाउट एनी कंडीशन। ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट आते हैं, दीज आर नोन एज अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट। सो लेट फर्स्ट स्टार्ट पाइथन सिलेक्शन स्टेटमेंट। सो सिलेक्शन स्टेटमेंट मतलब हम यहाँ पर जो इफ़ स्टेटमेंट होते हैं, 4 टाइप के इफ़ स्टेटमेंट पाइथन के अंदर यूज़ होते हैं। इसमें हम कंडीशन को स्पेसिफाई करते हैं, उस कंडीशन के ट्रू होने पे आपको क्या काम करना है वो स्टेटमेंट आप दे सकते हैं, और फॉल्स होने पे क्या काम करना है वो स्टेटमेंट भी आप दे सकते हैं अगर चाहें तो कल मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए थे कि कई बार हमको प्रोग्राम में ऐसी नीड होती है जहाँ पर हमको डिसीजन मेकिंग करना पड़ता है। मतलब कंडीशन के बेस पर सर्टेन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना पड़ता है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, जिसमें सपोज हमने मार्क्स ऑब्टेन इनपुट किए हैं, स्टूडेंट के टोटल मार्क्स इनपुट किए और परसेंटेज बताइए। अब उस परसेंटेज के बेस पर मुझे ये बताना है कि जो स्टूडेंट है वो फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन है या फिर फेल है। तो वहाँ पर उस परसेंटेज को मुझे कंपेयर करना है कि अगर परसेंटेज लेस देन इक्वल टू 33 है, सॉरी लेस देन अगर 33 है तो वो फेल होगा। तो उस परसेंटेज को मुझे कंपेयर करना है। लेस देन 33 है तो फेल है, 33 से 45 के बीच में है तो सेकंड डिवीजन है, 45 से 60 है तो सेकंड डिवीजन है, वहाँ पर थर्ड था, यहाँ पर सेकंड है, और अगर 60 के ग्रेटर देन है तो फर्स्ट डिवीजन है। तो देखिए यहाँ पर मुझे कंडीशन स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, और उस कंडीशन के बेस पर मेरा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डिवीजन और या फिर फेल प्रिंट होगा। इसी तरीके से एक एग्जांपल दिया था कि राइट अ प्रोग्राम विच इनपुट अ नंबर एंड डिस्प्ले वेदर इट इज इवन और ऑड
तो इवन है कि ओड है, तो वापस इवन ओड चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि अगर वो आपका नंबर 2 से पूरी बार डिवीजन है, तो ये अगर जो शब्द आ जाता है, अगर हिंदी में हम कहें कि अगर ऐसा है तो ऐसा करना है, अगर ऐसा है तो ऐसा करना है, दैट सिंपली मीन्स वी हैव टू स्पेसिफाई द कंडीशंस, दैट सिंपली मीन्स वी हैव टू यूज द इफ स्टेटमेंट। अब देखिए हमारे प्रोग्राम के हिसाब से जितनी कंडीशन हमारी होगी और जिस टाइप की कंडीशन हमारे प्रोग्राम में होगी, उस तरीके का इफ स्टेटमेंट हमको यूज करना पड़ता है। सो इफ स्टेटमेंट 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। वन इज कॉल्ड सिंपल इफ स्टेटमेंट। ये कब यूज करना है, मतलब एक इफ स्टेटमेंट होगा, खाली इफ लिखेंगे, उसके बाद में कंडीशन लिखेंगे, उस कंडीशन के ट्रू होने पे, देखिए जब भी हम कंडीशन लिखेंगे तो कंडीशन में हमेशा रिलेशनल और लॉजिकल 2 टाइप के ऑपरेटर ही यूज होंगे, इनके अलावा कोई तीसरा ऑपरेटर कंडीशन में यूज नहीं होता है, और अगर आप यूज करते भी हैं तो वो फिर प्रॉपर कंडीशन उसकी बनती नहीं है। तो कंडीशन का रिजल्ट हमेशा ट्रू या फॉल्स में ही आएगा। तो इफ लिखेंगे, कंडीशन लिखेंगे, अगर कंडीशन ट्रू है तो ट्रू केस में आपको क्या काम करना है, बस वही स्टेटमेंट आपके पास है। उसके फॉल्स होने पे क्या काम करना है वो अगर आपने डिसाइड नहीं किया है तो आप सिंपल इफ स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। इसका सिंटेक्स बिल्कुल आसान है। देखिए इफ लिखेंगे, फिर आप ब्रैकेट में कंडीशन लिखेंगे, जरूरी नहीं है आप ब्रैकेट दें, इफ के बाद स्पेस देंगे, फिर आपकी कंडीशन लिख देंगे और फिर कोलन लगाना है। देखिए ये कोलन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलन लगाना है, और इसके ट्रू होने पर आपको क्या काम करना है वो सारे स्टेटमेंट यहाँ पर आ जाएंगे। अगर एक स्टेटमेंट है तो एक आएगा, जितने भी होंगे उतने आएगा। जो स्टेटमेंट है, चूंकि ये सारे स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होंगे, जब ये कंडीशन ट्रू होगी। अगर ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स है तो इनमें से कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये सारे स्टेटमेंट इस इफ स्टेटमेंट के स्टेटमेंट है, मतलब इस इफ स्टेटमेंट के अंदर ये स्टेटमेंट आ रहे हैं, तो ये सारे स्टेटमेंट अलाइंड होंगे, मतलब इफ स्टेटमेंट के अंदर होने चाहिए, वन टेब अलाइंड होंगे अंदर की तरफ। ठीक है, तो जितने भी स्टेटमेंट इसके अंदर अलाइंड होंगे वो सारे स्टेटमेंट इस कंडीशन के ट्रू होने पे एग्जीक्यूट होंगे, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। इसके फ्लो चार्ट को सिंपल समझ लेते हैं। जैसे मान लो ये इसका फ्लो चार्ट है। देखिए जैसे प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हुआ, फिर कोई भी एक्सप्रेशन आया, एक्सप्रेशन मतलब कोई भी कंडीशन आपने दी, मतलब कोई भी कंडीशन आपने दी, कंडीशन हमने दी तो या तो कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी, तो ये यहाँ पर ब्रांच स्टेटमेंट हो गया, इसकी ब्रांच बन गई यहाँ पर। ठीक है, तो कंडीशन अगर ट्रू हुई तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, नीचे की लाइन में चला जाएगा, और अगर फॉल्स हुई तो देखिए यहाँ से डायरेक्ट प्रोग्राम हमारा जंप करेगा, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट वो नहीं करेगा। फ्लो चार्ट एक्चुअल में क्या काम आता है, जब आप प्रोग्राम बनाते हैं तो हालांकि हम तो यहाँ पर डायरेक्ट प्रोग्राम बनाते हैं, लेकिन जब आप बड़ा प्रोग्राम बनाते हैं तो डायरेक्ट हम प्रोग्राम नहीं बनाते, पहले उस प्रोग्राम का हम फ्लो चार्ट बनाते हैं, ताकि हमको सीक्वेंस पता लगे कि इस प्रोग्राम में क्या क्या काम होने वाला है। ठीक है, एल्गोरिथम भी लिख देते हैं, फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। सो व्हाट इज फ्लो चार्ट? फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप्स एंड एल्गोरिथम टू सोल्व अ प्रॉब्लम। तो किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो आपकी स्टेप्स होती हैं उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम फ्लो चार्ट को कहते हैं। फ्लो चार्ट आप कैसे बना सकते हैं, हालांकि ये इतना हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, फिर भी फ्लो चार्ट में स्टार्ट और एंड बताना है तो इस तरीके का आप ऑल शेप का ये यूज़ करेंगे, एंड ऑल रिप्रेजेंट स्टार्ट और एंड पॉइंट। स्टार्ट और एंड पॉइंट, स्टार्ट और स्टॉप में ऑल को यूज़ करेंगे। जो आपका सीक्वेंस है, डेटा का फ्लो बताने के लिए एरो को यूज़ करेंगे, जैसे यहाँ पर एरो यूज़ हो रहा है। इनपुट और आउटपुट अगर आपको बताना है तो आप ये पैरेललोग्राम यूज़ करेंगे, और अगर प्रोसेस को बताना है तो सिंपल रेक्टेंगल यूज़ करेंगे, और अगर डिसीजन बताना है मतलब कंडीशन अगर आप लिखेंगे कहीं पर उसके ट्रू फॉल्स में कोई काम करना है तो डायमंड शेप को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट हो रहा है, फिर ये डायमंड शेप आई मतलब कंडीशन आई, उसके ट्रू होने पे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है तो रेक्टेंगल बना, और इसके फॉल्स होने पे ये सीधा स्टॉप में आएगा। सिंपल सा एक हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे वही वाला क्वेश्चन है हमारा, राइट अ प्रोग्राम विच इनपुट अ एज ऑफ अ पर्सन एंड फाइंड आउट वेदर ही इज एलिजिबल फॉर वोट और नॉट। बात समझ में आ गई? क्या इनपुट करना है मुझे? एज को इनपुट करना है। फिर एज को मैं चेक कर लूँगा, तो सिंपल मैं एज को इनपुट लूँगा तो क्या लिखूँगा, एज इक्वल टू, और चूंकि इनपुट के थ्रू करूँगा तो इंट लिखूँगा यहाँ पर, और फिर इनपुट के थ्रू करूँगा सो इनपुट, डबल कोट बंद करूँगा, ये ब्रैकेट बंद करूँगा, और फिर ये ब्रैकेट बंद करूँगा। एज के अंदर इनपुट हो गया। अब देखिए इस एज को मुझे चेक करना है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करूँगा। स्मॉल लेटर में लिखेंगे इफ़, और फिर एज स्पेस देखिए एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, और फिर यहाँ पर क्या देना है, कोलन देना है। देखिए कोलन बहुत ज़रूरी है।
या फिर यहाँ पर आप ब्रैकेट दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एज अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 है तो क्या एग्जीक्यूट करना है, तो देखिए इसके अलाइंड लिखना है, मतलब इसके अंदर लिखना है। तो एक टेप यहाँ पर प्रिंट लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ पर प्रिंट नहीं लिखना है। अगर यहाँ पर प्रिंट लिख दिया तो वो इस इफ स्टेटमेंट के अंदर स्टेटमेंट नहीं होगा, अंदर लिखना है, मतलब इससे अलाइंड लिखना है। प्रिंट क्या करेंगे, एलिजिबल फॉर वोट, वोट के लिए एलिजिबल होगा। अब चूंकि हम यहाँ पर सिंपल इफ स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं तो एक और इफ लगा देंगे, इफ एज लेस देन 18, ये बना देते। अगर एज हमारी 18 से लेस देन है, अब देखिए यहाँ पर इक्वल नहीं लगाया, ऊपर ग्रेटर देन इक्वल लगाया था, मतलब 18 के इक्वल हो या उससे ज़्यादा हो तो वोट के लिए एलिजिबल होगा। लेस देन लगाया तो क्या प्रिंट कर दूं मैं सीधा, प्रिंट नॉट एलिजिबल फॉर वोट। इसी तरीके से चलिए एक और प्रोग्राम बनाते हैं हम, राइट प्रोग्राम। एक नंबर इनपुट करना है और मुझे बताना है कि वो इवन है या ओड है। ओके, तो सिंपल में यहाँ पर प्रोग्राम, एक नंबर इनपुट करना है सिंपल। तो सपोज मैं यहाँ पर इनपुट कर रहा हूँ n इक्वल टू वापस इंट, और फिर मैं सिंपल इनपुट को यूज़ कर देता हूँ, इनपुट। अब n के अंदर मेरे पास नंबर आ गया है, जो भी यूज़र ने इनपुट किया है उसको मैंने इंटीजर में कन्वर्ट करवा ही लिया है। तो अब क्या चेक करना है कि वो इवन है कि ओड है। तो सिंपल क्या करूँ, इस नंबर का मैं रिमाइंडर 2 निकालूँ। अगर इसका रिमाइंडर 2 0 है मतलब वो मेरे पास इवन है, और अगर 0 नहीं है मतलब वो मेरे पास ओड है। तो सिंपल कंडीशन लगाऊंगा, इफ n रिमाइंडर 2 इक्वल टू 0। अगर इस n का हमने रिमाइंडर 2 निकाला, मतलब ये अगर 2 से पूरी बार डिवाइड हुआ तो इसका रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। तो अगर ये पूरी बार 2 से डिवाइड हुआ मतलब ये क्या हुआ, एक इवन नंबर हुआ। सो प्रिंट नंबर इज इवन। फिर मैं एक और कंडीशन दे सकता हूं, इफ n रिमाइंडर 2 डज नॉट इक्वल टू 0। या तो ऐसा भी कर सकता हूं कि n रिमाइंडर 2 डज नॉट इक्वल टू 0, या फिर ऐसा भी कर सकता हूं n रिमाइंडर 2 इक्वल टू 1। क्योंकि जब 2 से किसी का रिमाइंडर निकाला जाता है तो या तो 0 बचता है या फिर 1 ही बचता है। फिर भी मैं डज नॉट इक्वल टू 0 कर देता हूं इसको, और कोलन यहाँ पर जरूर देना, ये इसका सिंटेक्स है, कोलन। अब बच्चों इसका जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है जिसको हम इफ एल्स स्टेटमेंट कहते हैं, लगभग ये भी चूंकि दोनों प्रोग्राम में वो इफ एल्स स्टेटमेंट को मैं यूज़ कर सकता था। इफ एल्स में क्या होगा कि आप इफ के बाद यहाँ पर कंडीशन लिखते हैं, तो वो कंडीशन अगर ट्रू हुई तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। लेकिन ये कंडीशन अगर फॉल्स हुई तो फॉल्स के केस में हम सिंपल इफ में कोई काम नहीं करते थे। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई और फॉल्स के केस में आपको कुछ स्पेसिफाई करना है तो हम क्या लिखते हैं, एल्स स्टेटमेंट लिखते हैं। जस्ट इसी के अलाइंड में आप एल्स स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद में कोलन लगाएंगे। तो एल्स के अंदर जो स्टेटमेंट होगा, ये किसके अंदर है, इस एल्स स्टेटमेंट के अंदर है। तो एल्स स्टेटमेंट के अंदर जो स्टेटमेंट होगा वो स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट होगा जब ये कंडीशन फॉल्स होगी। मतलब ये कंडीशन अगर ट्रू हुई तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ये इसका फ्लो चार्ट कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि एक्सप्रेशन है, अगर ये ट्रू हुई तो ये इफ स्टेटमेंट की ब्रांचिंग में जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा, प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। और अगर ये फॉल्स हुई तो इसके एल्स स्टेटमेंट में, एल्स में जो ब्रांच स्टेटमेंट था वो एग्जीक्यूट होगा, प्रोग्राम हमारा स्टॉप हो जाएगा। तो इसी में अगर जैसे यही प्रोग्राम है तो इस सिंपल में यहाँ पर इफ n रिमाइंडर 2 इक्वल टू 0 प्रिंट नंबर इज इवन, और सीधा मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, एल्स को यूज़ कर सकता हूँ। मतलब इसको मैं सीधा यहाँ पर इसकी जगह पर, ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है इसकी जगह पर मैं क्या लिख दूँ, सीधा एल्स और कोलन लिख दूँ, तो भी मेरा प्रोग्राम पूरी तरीके से सही है। ठीक है, और इसी तरीके से ऊपर जो प्रोग्राम था यहाँ पर इफ एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 एलिजिबल फॉर वोट, और सीधा मैं लिख सकता हूँ एल्स कोलन, तो नॉट एलिजिबल फॉर वोट। ठीक है, तो हालांकि जो बनाया है वो गलत नहीं है, ऐसे भी बन सकता है। ठीक है, एक प्रोग्राम को बनाने के कई मेथड हो सकते, समझ में आई बच्चों ये बात। इस तरीके से हम इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट को अच्छे से यूज कर सकते हैं। इसका हम प्रोग्राम बना के देख लेते हैं। ओके, तो सिंपल मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाया एज नाम का इंट, और इनपुट करूँगा एंटर द एज ऑफ अ पर्सन। ठीक है, फिर इफ
एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। अब देखिए यहाँ पर कोलन देना है, देखिए अपने आप जब आप एंटर देंगे तो अलाइंड होके ही आएगा वो, ठीक है। जब आप इस प्रोग्राम को बनाएंगे प्रिंट एलिजिबल फॉर वोट, और देखिए अब मुझे इधर आना पड़ेगा, तो वापस बैक स्पेस लूंगा, फिर से इफ कंडीशन दे दूंगा, इफ एज लेस देन 18, फिर देखिए प्रिंट नॉट एलिजिबल फॉर वोट। ओके, इसको थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। लेट एग्जीक्यूट दिस, asking to save the program, eligible, enter the age of a person, suppose 25 is the age, so you can see eligible for vote. Execute again, suppose 15 is the age, not eligible for vote. Okay, 89 eligible for vote. So you can see what is this. This is actually we are selecting the statement based on the condition. So if this condition is true, then this statement will execute, and if this condition is true, then this statement will execute. So this is the answer of this. Similarly, instead of using the multiple if statement, we can directly use here else then colon. So if this condition is true, then this will execute, and suppose this condition is false, then the statement inside the else will execute. Let execute this. Suppose the age is 55, eligible for vote, age is 14, not eligible for vote. So this if else statement we can also use. So or we can use the if else statement also. Similarly, let's make the other program. Write a Python program which input a number. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है बच्चों, इवन ओड वाला, कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। विच इनपुट अ नंबर एंड डिस्प्ले वेदर इट इज इवन और ओड। और आपकी बुक में कई सारे प्रैक्टिस के लिए और भी क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि इफ एल्स स्टेटमेंट से होते हैं। कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं करवा रहा हूँ। देखो प्रैक्टिस तो जितनी की जाए उतनी कम है। सो सिंपल मैं एक नंबर इनपुट कर लेता हूँ, इसका नाम मैं कुछ भी रख लेता हूँ n, एंटर द नंबर, और सिंपल यहाँ पर कंडीशन क्या आएगी, n% 2 इक्वल टू 0, देन इवन नंबर, और एल्स odd number. Any doubt in this? Simply executing this. Suppose 15, so odd number, 14 even number, 256 even number, 855 odd number. So program is doing perfectly. So this is the answer of this question. Or instead of using this else statement, we can use the other condition here. If n%2 does not equal to 0, then this may be the condition false the odd number. Let execute this, 655, so this is odd, then 84, this is even. So in this case also the program is doing perfectly. So this may be the answer of this question. Or instead of n remainder 2 does not equals to 0, we can also write n remainder 2 equal to 1, because when we are dividing the number by 2, then suppose the remainder is coming 1, that simply means the number is odd. So let's save this, execute this, 15, so odd number, then 16, then it's a even number. So this may be the solution of this program. So I am changing only a single condition here. सर प्रिंट स्टेटमेंट इफ के नीचे से स्टार्ट क्यों नहीं करते हो बताना। हाँ देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। देखिए हम यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है, हम ये चाहते हैं कि ये स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट हो जब ये कंडीशन ट्रू हो। तो मतलब ये स्टेटमेंट इस इफ स्टेटमेंट की रेंज में आना चाहिए, मतलब इस इफ स्टेटमेंट के अंदर ही होना चाहिए, ठीक है। अगर इस इफ स्टेटमेंट को देखिए,
इस इफ स्टेटमेंट को मैं यहाँ पर दे देता हूँ। अब आपसे पूछा कि बताइए इसका क्या आउटपुट आएगा। अगर n की वैल्यू 15 है तो इसका क्या आउटपुट आएगा। कोई भी प्रोग्राम को जब हम देखते हैं ना तो पूरे प्रोग्राम को एक नज़र से नहीं देखना, हमको लाइन बाय लाइन देखना है, तब जाके आप उसका एक्यूरेट आउटपुट निकाल पाएंगे। देखिए ये इफ स्टेटमेंट इस इफ स्टेटमेंट के अंदर है, देखिए इसको समझिएगा। तो ये प्रिंट स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट होगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है। लेकिन ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये इस इफ स्टेटमेंट के अंदर नहीं है। मतलब ये प्रिंट स्टेटमेंट तो जो नॉर्मल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है, मतलब नॉर्मल का मतलब देखिए सबसे पहले इंटरप्रेटर क्या करेगा, इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, फिर वो अगली लाइन में आएगा इसमें। अब ये अगर कंडीशन ट्रू है तो इसको एग्जीक्यूट करेगा, ट्रू नहीं है तो नेक्स्ट लाइन में आएगा। नेक्स्ट लाइन मतलब ये लाइन। फिर ये कंडीशन अगर ट्रू है तो क्या करना है, इसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने, लेकिन इसके अंदर तो कोई स्टेटमेंट है ही नहीं। और अगर फॉल्स है तो नहीं करना है, तो वो तो कुछ स्टेटमेंट है ही नहीं, तो करना नहीं करना बराबर है। इसको एग्जीक्यूट करने के बाद फिर वो इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो आप देखेंगे ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है मतलब ये तो हमेशा ही एग्जीक्यूट होगा। तो जैसे मैं अगर यहाँ पर इसको मैं रन करता हूँ, इसमें तो एरर दे रहा है ये इंडेंटेशन एरर। अच्छा ठीक है। एक्चुअली पाइथन के अंदर एक और परेशानी है, ये सी प्लस प्लस में तो चल जाता है, पाइथन के अंदर एक और परेशानी कि इफ स्टेटमेंट आपने लिख दिया तो अब इसके अंदर कुछ न कुछ होना जरूरी है, इसको आप खाली नहीं छोड़ सकते। और अगर आप खाली छोड़ना चाहते हैं तो इसमें एक देना पड़ेगा आपको पास। भाई या तो कुछ न कुछ आप इसमें लिखिए, नहीं लिखना चाहते तो आप इसमें दे सकते हैं कुछ नहीं करने के लिए, मतलब आप पास लिखेंगे। फिर मैं इसको एग्जीक्यूट चलता हूँ, देख मतलब एरर इस प्रिंट स्टेटमेंट में नहीं थी। एरर ये थी कि ये जो इफ स्टेटमेंट है इसके अंदर कुछ नहीं है, या तो कुछ आप लिखिए उसमें, तो पास को यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखिए, अब जैसे मैं यहाँ पर नंबर दे रहा हूँ 14, अब मैंने दिया यहाँ पर 14, तो ये कंडीशन ट्रू होगी, ये कंडीशन ट्रू होगी तो प्रिंट करेगा इवन नंबर, और ये कंडीशन ये इवन नंबर प्रिंट करेगा। फिर नेक्स्ट कंडीशन चेक करेगा, अब ये तो ट्रू हो या फॉल्स हो कुछ तो एग्जीक्यूट करेगा नहीं क्योंकि पास कर रहे हैं सिंपल, और फिर प्रिंट करेगा ऑड नंबर। तो यहाँ पर मैं एंटर दबाता हूँ, ये देखिए इवन नंबर ऑड नंबर। कुल मिला के आप कोई सा भी नंबर दीजिए 12। सर सर एक बार पास को हटा के एग्जीक्यूट करके देखते हैं। पास को हटाने पे तो एरर आ रही है ना उसमें। सर लाइन छोड़ो और पास को हटा के। नहीं, उससे मतलब नहीं होगा, वो पास आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। इसको कुछ ऐसे समझिए कि जैसे मान लो मैं यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट दे रहा हूँ, प्रिंट प्रोग्राम एंड, ठीक है। तो इवन नंबर ऑड नंबर बिल्कुल सही चलेगा। प्रोग्राम एंड मतलब ये लाइन हमेशा एग्जीक्यूट होगी। तो जैसे मैंने दिया 15, तो देखिए ऑड नंबर प्रोग्राम एंड, 14 इवन नंबर प्रोग्राम एंड, ओके। और अगर आप कुछ नहीं चाहते इसमें देना तो यहाँ पर आप पास को यूज़ कर सकते हैं। सो पास इज़ नेसेसरी। पाइथन के अंदर अगर इफ़ स्टेटमेंट आपने लिखा है तो फिर उसके अंदर कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आप चाहते हो कि कुछ नहीं हो तो फिर आप सिंपल पास को यूज़ करेंगे। तो जैसे मैं अगर ये क्वेश्चन दूं आपको, फाइंड आउट द आउटपुट ऑफ दिस एंड सपोज n इक्वल टू 15, ठीक है। तो आउटपुट कैसे निकालेंगे बच्चों आप, n की वैल्यू क्या है मेरे पास 15, यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा 15 रिमाइंडर 2 इक्वल्स टू 0, कंडीशन फॉल्स आएगी तो ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये कंडीशन ट्रू होगी लेकिन इसके अंदर पास है तो कुछ नहीं होगा, प्रिंट प्रोग्राम एंड। तो अल्टीमेटली इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, प्रोग्राम एंड। अगर इसकी वैल्यू मैं 14 रखता हूँ और फिर आपसे कहता हूँ बताइए इसका क्या आउटपुट होगा, इवन नंबर और प्रोग्राम एंड, ये देखिए ये आउटपुट आएगा। तो ये सिंपल इफ स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं और इफ एल्स स्टेटमेंट हम यूज कर रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग सा प्रोग्राम बनाते हैं। देखिए प्रैक्टिस यहाँ पर कंसेप्ट, पाइथन के अंदर कंसेप्ट बहुत छोटा होता है। कंसेप्ट तो यही है कि इफ एल्स यूज करो, ये करो वो करो, लेकिन अब इसमें आप हजारों प्रोग्राम बना सकते हैं। इफ एल्स लॉजिक बनाना आना चाहिए। एक प्रोग्राम बनाते हैं, राइट अ प्रोग्राम, 2 नंबर इनपुट करना है और फिर उनमें से कौन बड़ा है वो बताना। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल वी हैव टू इनपुट द 2 numbers। So suppose I am taking a variable a in which I am going to input the first number, input enter the first number. Similarly I am taking another variable b. Okay, so here simply I have input the 2 numbers, first number and then the second number.
नाउ हाउ आई कैन फाइंड आउट विच इज मैक्सिमम? अगर a ग्रेटर देन b कंडीशन ट्रू होगी मतलब a मैक्सिमम है, और अगर b ग्रेटर देन a कंडीशन ट्रू होगी मतलब b मैक्सिमम है, और अगर a इक्वल टू b कंडीशन ट्रू होगी मतलब दोनों इक्वल है। तो सिंपल में यहां पर इफ a greater than b, suppose this condition is true, then I can simply print first number is, या a is maximum कर सकते हैं या फर्स्ट नंबर कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। सपोज मैं a लिख देता हूं, a is maximum। अब देखो इसका, अब देखो यहां पर प्रॉब्लम, अगर अब मैं सिंपल एल्स यूज करूंगा तो इसके एल्स में देखो दो केस बनते हैं। अब इसके एल्स में अगर मैं सीधा लिख दूं प्रिंट b इज मैक्सिमम, तो वो थोड़ा सा रॉन्ग होगा क्योंकि इक्वल भी निकल सकता है। तो अब यहाँ पर यही खासियत है कि इफ एल्स यूज करना है या मल्टीपल इफ यूज करना है। तो मैं यहाँ पर एक और इफ यूज करूंगा, इफ b ग्रेटर देन a, तो कौन मैक्सिमम होगा? b मैक्सिमम होगा। सर एल्फ यूज कर सकते। If a equal to b means print both are equal. Okay, let's execute this. Suppose first number is 15, second number is 16, then b is maximum. Suppose first number is 18, second number is 15, a is maximum. First number is 15, second number is 15, both are equal. So program is running nicely.